point of articulation between two or more bones is known as what? Joint. ठीक है, आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि दो या दो से ज्यादा बोन किसी एक पॉइंट के ऊपर आकर अटैच हो रही हैं. अब ज्वाइंट्स को ऑन द बेसिस कि आया ये मूवमेंट शो करते हैं, मूवमेंट शो नहीं करते, अगर मूवमेंट शो करते हैं तो कैसी मूवमेंट शो करते हैं, इस बेसिस के ऊपर हमने ज्वाइंट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन करी है, इसकी फर्दर कैटेगरीज बनाई हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, फिर आपको समझाती हूँ एंड देन फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. This is the articulation of two or more bones. In the endoskeleton. ठीक है जी, दो बोन्स भी हो सकती हैं या दो से ज्यादा बोन्स भी हो सकती हैं. व्हाट डज इट मीन्स बाय आर्टिकुलेशन? आर्टिकुलेशन सिंपल मीनिंग अटैचमेंट. ठीक है जी, अब ज्वाइंट्स की हमने जो फर्दर क्लासिफिकेशन करी है बेटा, वो की है हमने ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट दे अलाउ और दे डोंट अलाउ. एक आपको मिलेंगे इमूवेबल ज्वाइंट्स, हमारे एंडोस्केलेटन के अंदर, और एक आपको मिलेंगे मूवेबल ज्वाइंट्स. और क्लासिफिकेशन हमने किस बेसिस के ऊपर की है? क्लासिफिकेशन हमने की है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट. ठीक है जी. इमूवेबल ज्वाइंट्स बेटा कौन से ज्वाइंट्स होते हैं? एज द नेम इज इंडिकेटिंग, वो ज्वाइंट जो मूवमेंट अलाउ नहीं करते, इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज फिक्स्ड ज्वाइंट्स. ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? दीज आर दी फिक्स्ड ज्वाइंट्स. और कैसे फिक्स्ड होते हैं? टाइटली क्लोजली पैक्ड होते हैं विद ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल आपके क्रेनियम की बोन्स, इनके दरमियान में जो आर्टिकुलेशन है वो कौन से ज्वाइंट के थ्रू हुई हुई है? इमूवेबल ज्वाइंट्स. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पजल को जब हम फिक्स करते हैं तो वो क्लोजली फिटेड पार्ट्स होते हैं पजल के, जिसमें मूवमेंट नहीं होती. तो पजल लाइक क्लोजली फिटेड अरेंजमेंट अगर आपको कहीं मिल रही है एंडोस्केलेटन में, तो बेटा वो कहाँ मिल रही है? इमूवेबल ज्वाइंट्स के अंदर. ये 2 से 3 लाइंस आपको रटी हुई होनी चाहिए. क्या चीज? एक तो ये फिक्स्ड ज्वाइंट है, कैसी अरेंजमेंट है इनकी? क्लोजली फिटेड हैं. और कैसे क्लोजली फिटेड हैं? दीज आर क्लोजली फिटेड जस्ट लाइक पजल्स. ठीक है, पीसेस ऑफ पजल. उसके बाद इसमें एग्जाम्पल किसकी आती है? एग्जाम्पल इज योर स्कल ज्वाइंट या योर क्रेनियम ज्वाइंट्स. ठीक है. अच्छा, एक और ज्वाइंट होते हैं जो कि इमूवेबल होते हैं. आपको सोचने का मौका दे रही हूं, मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइएगा, क्या आपके एंडोस्केलेटन में ऐसी कोई और जगह है जहां पर आपको टाइटली क्लोजली फिटेड अरेंजमेंट ऑफ बोन मिलती है, जहां बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही? हालांकि दो अलग अलग बोन है, ये डिफरेंट अलग अलग बोन है, लेकिन टाइटली फिटेड हैं विद द हेल्प ऑफ इमूवेबल ज्वाइंट. दो टाइप आती है, एक यहाँ पर लिखी हुई है और एक आपसे पूछ रही हूँ, थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा. उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मूवेबल ज्वाइंट्स. जो मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं इनको हमने फर्दर डिवाइड करा है. आया कौन सी मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं? तो बेटा इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं. एक है पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स और दूसरे हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स.
ठीक है जी, होप सो आपने अच्छा, वेरी गुड, 2332, वेरी वेरी गुड। अच्छा, टीथ के तो जॉइंट्स ही नहीं होते, टीथ को तो हम अलग से पढ़ते हैं, टीथ को एंडोस्केलेटन में थोड़ी बढ़ाया आपके। ठीक है महक, 2413 और भी एक जगह होती है, अगर किसी को जहन में आ रहा हो तो मैं तो बताऊंगी अभी यहाँ पर, बट पहले आप लोग का आइडिया चेक कर रही हूँ कि और कौन से जॉइंट्स होते हैं जहाँ पर बोन्स क्लोजली फिटेड होती हैं और टाइटली फिटेड होती हैं। ठीक है, क्रेनियम में बताया था, फेशियल बोन्स में बताया था, किसके साथ? अच्छा जी, सब जो है ना सारे अलग अलग जॉइंट्स के नाम ले रहे हैं, चले मैं खुद बताऊंगी। अच्छा जी, फिर हमने किसको पढ़ा, हमने यहाँ पर पढ़ा मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स को भी आया किस किस्म की मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं, कंप्लीटली फ्री मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं, टोटली फ्री मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं, या स्लाइट मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं। अगर स्लाइट मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं तो बेटा उन जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स। पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपकी रिब्स का अटैचमेंट, रिब्स आर अटैच टू योर स्पाइन, ये जो हमारी रिब्स हैं स्पाइन के साथ अटैच्ड है बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, पीछे की तरफ अगर हम रिब्स को देखें तो आपकी रिब्स जहां स्पाइन से अटैच हो रही हैं वर्टिब्रल कॉलम से, उसमें स्लाइड आपको मूवमेंट मिलती है। वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, उसके अंदर आपको मिलते हैं 4 कर्व्स। ठीक है, 4 कर्वेचर लाइक पार्ट मिलता है, एक नेक का कर्व है, एक आपका चेस्ट का कर्व है, एक आपका एब्डोमेन का कर्व है, और एक बिल्कुल लोअर एब्डोमेन का कर्व है जहां हमने पढ़ा था सेक्रम एंड कॉक्सिक्स। तो पूरे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 4 कर्व बनते हैं, उसमें से जो चेस्ट कैविटी वाला कर्व है उसको खास तौर से आप इमेजिन कर सकते हैं कि रिब्स जहां पर पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो रही है वहां स्लाइड मूवमेंट है, टोटल मूवमेंट नहीं है। ठीक है, फिर मैंने आपसे क्या कहा, आपने ये भी सॉर्ट आउट करना है कौन से वाले हैं। तो रिब्स पीछे की तरफ अटैच हो रही हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स, और रिब्स आगे की तरफ अटैच हो रही हैं किसके साथ, स्टर्नम के साथ, बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, इमूवेबल जॉइंट। और दो बच्चों ने और बिल्कुल ठीक बताया कि अगर हम बात करते हैं किसकी, इनॉमिनेट बोन की, तो इनॉमिनेट किससे मिलकर बना है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, उसमें भी आपको क्या मिलेगा, इमूवेबल ज्वाइंट। ठीक है, इनॉमिनेट बोन के अंदर वहां पर भी क्या मिलते हैं आपको, इमूवेबल ज्वाइंट्स। बट मैं आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो बेटा दूसरी एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, दूसरी एग्जाम्पल है रिब्स अटैचमेंट टू योर स्टर्नम। ठीक है, रिब की अटैचमेंट आपके स्टर्नम के साथ। ठीक, इसके अलावा आप कह सकते हैं पेल्विक गर्डल के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, यहां पर भी आपको मिलेंगे इमूवेबल ज्वाइंट्स। ठीक है जी, उसके बाद ये समझा दिया आपको। देन आ जाते हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स के ऊपर। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स बेटा इसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी, इसमें हम फर्दर डिफरेंट टाइप के ज्वाइंट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, एक आपको यहां पर मिलेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जी ठीक है, एक आपको मिलेंगे हिंज ज्वाइंट, एक आपको मिलेंगे पाइवॉट ज्वाइंट। बाकी मैं यहां लिख देती हूं अलग से। ठीक है, एक आपको मिलेंगे
राइटिंग ज्वाइंट और एक आपको मिलेंगे स्लाइडिंग ज्वाइंट्स। तो टोटल बेटा जो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स हैं, हाउ मेनी दे आर इन नंबर? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट विच आर प्रेजेंट इनसाइड योर एंडोस्केलेटन। ठीक है, नंबर 1 कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो 3 डायमेंशनल मूवमेंट अलाउ करता है, हर प्लेन के अंदर रोटेशन मूवमेंट को अलाउ करता है, उसको हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? इसकी एग्जाम्पल मैं यहां लिख रही हूं, बॉल एंड सॉकेट की एग्जाम्पल। ये आपको कहां मिलेगा? ये आपको मिलेगा शोल्डर ज्वाइंट, और इसके अलावा ये आपको मिलेगा हिप ज्वाइंट। ठीक है, हिप ज्वाइंट के लिए मैं यहां लिख रही हूं पेल्विक ज्वाइंट। ठीक है, मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर हिप ज्वाइंट या पेल्विक ज्वाइंट। बेटा यहाँ आपको क्या मिलेगा? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो ये कौन सी मूवमेंट अलाउ करते हैं? 3 डायमेंशनल मूवमेंट। ठीक है, 3 डायमेंशनल मूवमेंट इन योर एंडोस्केलेटन। उसके बाद है बेटा हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट कौन सा ज्वाइंट होता है? दोज ज्वाइंट विच अलाउ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। डेफिनेशन सिर्फ वर्बली बता रही हूँ, समझा रही हूँ, लिख नहीं रही। वो ज्वाइंट जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट अलाउ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डोर की स्विंगिंग मूवमेंट, डोर स्विंग करता है। इसी तरह से हमारी कुछ बोन जो है वो एक ज्वाइंट के आगे स्विंग करती हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हिंज ज्वाइंट। तो हिंज ज्वाइंट सिर्फ और सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट अलाउ करेगा। और बेटा ये आपको कहाँ मिलता है? ये आपको मिलेगा नी के अंदर। ठीक है जी, नी ज्वाइंट और आपका एल्बो ज्वाइंट, इसमें मिलता है हिंज ज्वाइंट। ठीक है, मूवमेंट कौन सी की? मूवमेंट यहां लिख रही हूं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट पाइवॉट ज्वाइंट। अब ये पाइवॉट ज्वाइंट कौन सा है? फॉर एग्जांपल आपके स्कल की रोटेशन मूवमेंट, हमारा जो स्कल है वो स्पाइन के ऊपर थोड़ी बहुत ट्विस्टिंग मूवमेंट को अलाउ करता है। आप लेफ्ट देख सकते हैं, आप राइट देख सकते हैं। क्या आप बिल्कुल पीछे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ठीक है, वो तो हॉरर मूवीज में आता है अगर बिल्कुल पीछे देख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपके पास स्लाइड रोटेशन मूवमेंट है, स्लाइड आपके पास स्विंगिंग मूवमेंट है आपके स्कल की। आप राइट भी देख सकते हैं, लेफ्ट भी देख सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो बेटा ये जो रोटेशन मूवमेंट है किसके दरमियान में? स्कल और वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ पाइवॉट ज्वाइंट। ठीक है, तो यहां लिख रही हूं इसको, ये आपको अलाउ करेगा रोटेशन मूवमेंट या फिर स्विंगिंग मूवमेंट। ठीक है, रोटेशन, स्लाइड रोटेशन, और कहां पर अलाउ करेगा? आपके स्कल की या क्रेनियम की, स्कल ऑन स्पाइन या स्कल विद द स्पाइन। आपका जो स्कल है ये स्पाइन के साथ कैसे अटैच है? इसके अलावा आपसे पहले पूछूंगी, क्या आपकी बॉडी के अंदर कोई और ऐसी जगह है जहां पर आपको रोटेशन मूवमेंट मिलती है? रोटेशन मूवमेंट इन व्हाट सेंस? अपसाइड डाउन मूवमेंट। क्या ऐसा है? अपसाइड डाउन मूवमेंट आपको एंडोस्केलेटन में कहीं और मिल रही है? अगर मिल रही है तो वहां आपको क्या मिलेगा? पाइवॉट ज्वाइंट। बाद में समझाऊंगी, पहले आपसे पूछ रही हूँ, फीडबैक दीजिएगा। एंड देन है हमारे पास स्लाइडिंग ज्वाइंट। स्लाइडिंग ज्वाइंट कहाँ पर मौजूद है? जो आपने पढ़ा था कार्पल्स इन टार्सल्स। ठीक है, तो कार्पल्स 8 इन नंबर्स होती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। कार्पल्स छोटी बोन्स हैं, जब आप मूव करते हैं अपनी रिस्ट को तो ये क्या करती हैं? स्लाइड करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी कार्पल्स के दरमियान में आपको जो ज्वाइंट्स मिलते हैं वो कौन से हैं? स्लाइडिंग ज्वाइंट्स। इसके अलावा आपके टार्सल्स के दरमियान में जो ज्वाइंट्स हैं वो कौन से ज्वाइंट्स हैं? स्लाइडिंग ज्वाइंट्स। वेरी गुड, 2332, वेरी वेरी गुड।
अच्छा 2303, इन सम सेंस यू आर राइट, कहीं किसी हद तक ठीक है। बच्चे इसको मिक्स कर रहे होते हैं, कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि आया यहाँ पर कौन सा ज्वाइंट है। अभी डिस्कस करूंगी तो आपको पता चल जाएगा। नहीं हानिया, यू आर रॉन्ग जी। 2322, 2322 बेटा मैं फिर जाकर बोलूंगी जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनसे, और वो अगर सुन लेते हैं तो अच्छी बात है। 2322, जी वेरी वेरी गुड। 2301, वेरी गुड। मैंने सिर्फ आपसे पूछा था बट आपने तो पूरा रीजन बता दिया, वेरी गुड। अब्दुल मुईज, 2530 बेटा अभी तो मैं हूँ 1:30 तक मिस अवेलेबल हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, चले मैं आपको खुद बता देती हूँ। आप लोगों से भी पूछ लिया और काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो राइट आंसर कर रहे हैं। ठीक है रीशा, मैं बिल्कुल जाकर बोल दूंगी। ठीक है रीशा, मैंने पढ़ लिया है आपका मैसेज, मैं बिल्कुल डिस्कस कर लूंगी। 2322, अच्छा जी। उसके बाद देखिएगा मैंने आपको क्या कहा, आपकी रिस्ट में और कार्पल्स में जितनी भी छोटी बोन्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, स्लाइड। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्लाइडिंग मूवमेंट एंड स्लाइडिंग मूवमेंट, इनको मिक्स नहीं करिएगा, ठीक है। एक तो ये दोनों मिक्स हो रहे होते हैं, ऊपर से पाइवॉट आपको याद नहीं रहता। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट कौन सी मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट जो थोड़ा सा उठकर हो, ठीक है। एक मूवमेंट क्या होती है, जिस लाइक अगर मैं आपको बताऊं, ये मेरे दोनों हैंड हैं और ये दो बोन्स हैं, ये ऐसे स्लाइड कर रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्लाइडिंग मूवमेंट है। अगर ये उठकर और उसके बाद स्लाइड करे, पहले थोड़ा सा अपवर्ड हो और उसके बाद स्लाइड करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपके वर्टिब्रीज, वर्टिब्रीज के दरमियान में जो ज्वाइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स होते हैं। वर्टिब्रा थोड़ी सी उठती हैं, उठने के बाद स्लाइड करती हैं हर वर्टिब्रा। तो इंटर वर्टिब्रल ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स बिटवीन वर्टिब्रीज, इंटर वर्टिब्रल ज्वाइंट्स और ज्वाइंट्स बिटवीन वर्टिब्री आर व्हाट, आर द फॉर्म ऑफ ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। मैं यहां लिख रही हूं इंटर वर्टिब्रल। ठीक है जी। और उसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि पाइवॉट ज्वाइंट, पाइवॉट ज्वाइंट एक तो आपके स्कल में मौजूद है, रोटेशन मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा पाइवॉट ज्वाइंट आपको मिलता है आपकी एल्बो में। एल्बो में दो ज्वाइंट मौजूद हैं, कौन कौन से ज्वाइंट मौजूद है, एक मौजूद है हिंज ज्वाइंट और दूसरा मौजूद है पाइवॉट ज्वाइंट। ये जो आपकी पाम की अपसाइड डाउन मूवमेंट है, ठीक है, ये आपका हाथ है और ये आपने कर लिया, तो ये जो अपसाइड डाउन मूवमेंट हो रही है किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पाइवॉट ज्वाइंट विच इज प्रेजेंट इन योर एल्बो। ठीक है, आप हाथ को यहां से पकड़ना और ट्विस्ट करें, कभी नहीं होगा, ट्विस्टिंग यहां से हो रही है, यहां से टाइटली पकड़ लें और पाम को ट्विस्ट करें, कभी नहीं होगा। इसका मतलब है आपकी रिस्ट में नहीं है, कहां पर मौजूद है, आपकी एल्बो में। तो आपकी बुक में जो लिखा हुआ है पाम की अपसाइड डाउन मूवमेंट, वो किसकी वजह से है, पाइवॉट की वजह से। बट ये यहां नहीं है ज्वाइंट, ये ज्वाइंट कहां पर मौजूद है, आपकी एल्बो में। वो चीज लिख रही हूं यहां पर, एक है आपका स्कल और स्पाइन वाला ज्वाइंट और दूसरा अपसाइड डाउन मूवमेंट। ऑफ योर पाम। तो बेटा ये सिंपल कुछ ज्वाइंट्स थे जो आपके एंडोस्केलेटन में मौजूद हैं। इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और इन ज्वाइंट्स को याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि कहाँ कौन से ज्वाइंट मौजूद हैं। खास तौर से आपने क्या याद रखना है, पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट को, और दूसरी टाइप फिक्स्ड ज्वाइंट की विच इज रिब अटैचमेंट टू द स्टर्नम, ठीक है। और काउंटिंग रह गई थी आपके एंडोस्केलेटन की बोन्स की, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है हदीका, 2404। ठीक है, मैं बिल्कुल जाकर जो भी कंसर्न पीपल्स हैं उनसे बात कर लूंगी, ठीक है। अच्छा ब्लर है, ये ठीक हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सॉरी बहुत ही रफ और बहुत ही मैसी करके लिखा हुआ है आज, सिर्फ समझाना मकसद था।
आपके पास अगर हार्ड कॉपी में अवेलेबल है तो इसमें नोट कर लीजिएगा, वरना सेपरेटली इसको नोट कर लीजिएगा या स्लाइड बनाकर आपको शेयर करवा देंगे। बाकी फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। म्यूट कीजिएगा। मेरी तो सांस फूल रहा है इस रूम में हद से ज़्यादा, पता नहीं बहुत ज़्यादा सब। ठीक है जी बेटा, होप सो आपने इसका ऐसे कैप्चर कर लिया होगा। सिर्फ कुछ ज्वाइंट्स थे जो आपको बता दिए हैं, और काउंटिंग ऑफ बोन जो है वो कर लेंगे इंशाल्लाह, बाद में कर लेंगे। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द स्केलेटन, कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ योर स्केलेटन, उसको थॉरली डिस्कस करते हैं। और देन अगर कल आपके ग्रुप में क्लास होती है, मेरा लेक्चर होता है, तो उसको लाजमी अटेंड कीजिएगा इंशाल्लाह। उसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो कल की क्लास को मिस नहीं कीजिएगा अगर होती है आपके रूम में, या जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा। और अगर मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डेड में उसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, देन है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, स्केलेटल डिसऑर्डर्स। और ये भी हम कौन से डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, विच आर द कॉमन एंड जनरल स्केलेटल या स्केलेटल डिसऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है जी। नंबर 1 हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिस्क स्लिप। ठीक है, अब होता क्या है डिस्क स्लिप में, एज द नेम इज इंडिकेटिंग, जो हमारी दो बोन्स होती हैं उनके दरमियान में जहां पर भी आर्टिकुलेशन आप पढ़ेंगे या जहां पर भी आप जंक्शन ऑफ 2 और मोर बोन्स पढ़ेंगे, वहां हमेशा आपको मिलेगा कुशनिंग कार्टिलेज। जहां पर भी 2 या 2 से ज्यादा बोन्स का जंक्शन है, हमेशा वहां आपको क्या मिलेगा बेटा, कुशनिंग कार्टिलेज मिलेगा। फिर वहां पर कुछ लुब्रिकेशन फ्यूल भी मिलता है, जो इंशाल्लाह हम आर्टिकुलेशन पढ़ेंगे वहां डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको डिसऑर्डर्स पढ़ा रही हूँ। तो ये जो कुशनिंग कार्टिलेज होता है, इसमें होता क्या है, ये रप्चर हो जाती है किसी भी इंजरी की वजह से, फिजिकल ट्रॉमा की वजह से। अगर ये कार्टिलेज रप्चर हो जाए, फट जाए और ये डिस्प्लेस हो जाए, तो डिस्क के स्लिप होने की वजह से, डिस्प्लेसमेंट की वजह से उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, सराउंडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो जगह जो होती है वो स्वेलन भी हो जाती है, और जो इंडिविजुअल होता है वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, उसके अंदर इमूवेबिलिटी आ जाती है।
तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्क स्लिप। नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि जो कुशनिंग कार्टिलेज थी वो रप्चर हो गई या फिर वो क्या हो गई, वो डिस्प्लेस हो गई। ठीक है जी, तो ये आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद करनी है। 2526 आपको आंसर करूंगी इंशाल्लाह बाद में। N2322 ठीक है, आपको भी आंसर करूंगी बाय द एंड ऑफ लेक्चर। ठीक, तो ये तो हमने पढ़ लिया। बस कर रहे हैं क्या है डिस्क स्लिप बेटा, जो कुशनिंग कार्टिलेज है या कार्टिलेजिनस रिंग, ये रप्चर हो जाएगा एंड डिस्प्लेस। ठीक है, इसकी वजह क्या होती है, अगर हम कॉज की बात करें तो कॉज होता है इसका कोई भी फिजिकल ट्रॉमा, गिरना, इंजरी, कुछ भी इस तरह का, इसकी वजह से ये रप्चर होती है। फिजिकल ट्रॉमा लिख रही हूँ यहाँ पर, आप इसको इंजरी भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर प्रेस्ड स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स अगर प्रेस हो जाएंगी तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, डिस्क स्लिप होता है। ठीक है जी, इसके अलावा इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं बेटा, यहाँ पर जहां पर भी डिस्क स्लिप होती है वहां पर आपको पेनफुल रीजन मिलेगा इन दी सराउंडिंग एरिया, या फिर इमूवेबिलिटी, इतना सीरियस पेन होता है कि पेशेंट जो होता है वो मूव नहीं कर सकता। और फाइनली है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, इंशाल्लाह आप डॉक्टर बनेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे, फिजियोथेरेपी भी होता है और फर्दर चीज़ें होती हैं। मैं सिर्फ आपकी बुक तक कन्फाइन करते हुए ट्रीटमेंट लिख रही हूँ यहाँ पर। ट्रीटमेंट क्या होगा, एक सिंपल यूज ऑफ पेन किलर्स, और इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा प्रोलॉन्ग रेस्ट, ऑन हार्ड बेड्स। ठीक है, जो बेड होता है वो काफी हार्ड होगा, अगर उसके ऊपर रेस्ट करते हैं तो जितना भी रप्चर हुआ या डिस्प्लेस हुआ डिस्क है वो अपनी जगह पर आ जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ टाइम के बाद वो खुद ही से हील होना शुरू हो जाता है जहां पर रप्चरिंग हुई होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये आपकी बॉडी के लिविंग टिश्यूज होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज इसकी बनी हुई है कॉन्ड्रोसाइट्स की, और कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है, ये लिविंग टिश्यूज हैं, लिविंग सेल्स हैं, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हील होंगे। एक हार्ड बेड पर रेस्ट करने को डॉक्टर क्यों कहता है लंबे अरसे के लिए, वो अपनी जगह के ऊपर हील करेंगे। ठीक है, अगर हम कंटिन्यूस मूव करते रहेंगे या जो भी पेशेंट है इंडिविजुअल है वो कंटिन्यूस मूव करेगा तो डिस्क की प्रॉपर शेप हील नहीं होगी, प्रॉपर शेप फॉर्म नहीं होगी। आपके सिलेबस तक कंफाइन करते हुए सारी चीजों को लिखा है जो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर किसको, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर आर्थराइटिस को, या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम सीक्वेंस रखें तो स्पॉन्डाइलोसिस। ठीक है, अब व्हाट इज स्पॉन्डाइलोसिस, जो हमारी नेक वर्टिब्रा है जिनको हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा, अगर सर्वाइकल वर्टिब्रा के दरमियान में स्पेस खत्म हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, स्पॉन्डाइलोसिस, इसकी प्रॉब्लम। अब होता क्या है, जब भी दो सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो नेक वाली वर्टिब्रा हैं, ये एक दूसरे के करीब आती हैं, ये भी किसी फिजिकल ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, तो करीब आने की वजह से जितनी भी नेक वाले रीजन की नर्व्स होती हैं ये प्रेस हो जाती हैं, ये डैमेज हो जाती हैं। हमेशा याद रखिएगा, खुदा ना खास्ता कभी भी कोई ट्रॉमा हो, कोई इंजरी हो, कोई एक्सीडेंट हो, अगर वर्टिब्रल कॉलम वो हिट होता है या डैमेज होता है तो वर्टिब्रल कॉलम आप यहाँ से लेकर टिल दी एंड कॉक्सिक्स तक बात करें, वहाँ होता क्या है, उसकी सराउंडिंग से बहुत सारी स्पाइनल नर्व्स गुजर रही होती हैं। कोई एक भी स्पाइनल नर्व डैमेज होगी
तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, और एक से ज़्यादा होती तो बंदा मूव भी नहीं कर सकता। अक्सर आपने देखा होगा जिन लोगों का बहुत ज़्यादा सिवियर किस्म का एक्सीडेंट होता है वो पैरालाइज हो जाते हैं। आपने सुना होगा किसी का वर्टिब्रल कॉलम डैमेज हो गया या वर्टिब्रल कॉलम हिट हो गया ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, तो वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं, मूव ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उनकी स्पाइनल नर्व्स डैमेज होती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा नेक वाला रीजन है इसकी भी जितनी स्पाइनल नर्व्स हैं वो दो वर्टिब्रा के करीब आ जाने की वजह से क्या हो जाती हैं? प्रेस हो जाती हैं। और अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉलर वेयर करते हैं, हार्ड कॉलर वेयर करते हैं। हार्ड कॉलर कब दिया जाता है? जब नेक की वर्टिब्रा वो एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। उनको पोजीशन के ऊपर लाने के लिए, जगह के ऊपर लाने के लिए डॉक्टर क्या देता है? हार्ड कॉलर। ठीक है, यही कंडीशन जो आपको समझाई उसको लिख रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर? द स्पेस बिटवीन सर्वाइकल वर्टिब्रा, आपने पढ़ा है सर्वाइकल कौन सी होती है? नेक वर्टिब्रा। बिटवीन टू सर्वाइकल वर्टिब्रा नैरोज डाउन या नैरोज। ठीक है जी, और इसका कॉज क्या होता है? pressed spinal nerves in neck region। ठीक है जी, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं? अगेन बहुत सारी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए या फॉर ग्रांटेड ले लिया जाए। बट हम आपके सिलेबस तक कन्फाइन करते हुए सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा पेनफुल नेक एरिया और सिवियर पेन मिलता है यहाँ पर, सिवियर पेन इन शोल्डर एंड अपर आर्म्स। ठीक है, और ट्रीटमेंट क्या है? अभी आपको बताया वेयरिंग ऑफ हार्ड कॉलर, तो इसका ट्रीटमेंट होता है वेयरिंग। अराउंड नेक। ठीक है जी, उसके बाद जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं एक और स्केलेटल डिफॉर्मिटी को, विच इज व्हाट? विच इज आर्थराइटिस। और आर्थराइटिस तो आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा और बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन में रहता है। और आपको आर्थ्रोपोडा जब पढ़ाया था वहां पर भी बताया था व्हाट इज आर्थराइटिस। ठीक है, तो ज्वाइंट का जो पेन होता है उसको हम क्या कहते हैं? आर्थराइटिस कहते हैं। अगर ज्वाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा सूज जाएं, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएं और पेशेंट जो है वो मूव नहीं कर सकें तो उनको कौन सी डिजीज़ होती है? आर्थराइटिस की। जोड़ों का दर्द भी इसको कहा जाता है। ठीक है जी, अच्छा ये जो जोड़ों का दर्द होता है ये किससे कंसर्न हो सकता है? मेनली एज से कंसर्न होता है। ज़्यादातर ये एज से कंसर्न होता है। लोग बैठे रहते हैं, चलते नहीं हैं, उनकी लाइफ के अंदर कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती ओल्ड एज के अंदर, तो उनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है। या फिर होता क्या है, अगर बहुत ज़्यादा कैल्शियम बढ़ रहा है, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है तो कैल्शियम जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। कहाँ पर डिपॉजिट होता है? इस डिस्क के अंदर, कार्टिलेज के अंदर, जो हमने कहाँ पर पढ़ी है? डिस्क स्लिप के अंदर। तो कार्टिलेज के अंदर जब ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिट होगा उसकी वजह से क्या होंगे? वो जो ज्वाइंट्स हैं वो स्वेल हो जाएंगे, उनमें सूजन आ जाएगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे। ठीक है जी, अच्छा इसकी दो और रीज़न भी हो सकती हैं। आर्थराइटिस ज़रूरी नहीं है कैल्शियम के लेवल के बढ़ने की वजह से हो या कैल्शियम की डिपोजिशन की वजह से हो। आर्थराइटिस का एक मेन रीज़न होता है हेरिडिटी। बहुत सारे लोगों की जनरेशन में, 4 जनरेशन के अंदर उनको ये प्रॉब्लम होता है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी ये प्रोसीड करता है या इनकी नेक्स्ट जनरेशन भी इसको इनहेरिट करती है। खास तौर पर ये आपको फीमेल में ज़्यादा मिलेगा। आर्थराइटिस जो है ओल्ड एज इंडिविजुअल्स के अंदर ज़्यादा मिलेगा और सम टाइम वायरल इन्फेक्शन भी इसके कॉज हो सकता है। ठीक है,
तो या तो ये हेरिडिटी होता है, या फिर एज से कंसर्न होता है, या फिर वायरल इन्फेक्शन से कंसर्न होता है आर्थराइटिस। और नॉर्मली इसकी अलामात क्या होती हैं कि बंदा चल नहीं सकता, पेनफुल होते हैं उसके ज्वाइंट्स, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका यूजुअली पेन किलर्स दी जाती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सिवियर और पेनफुल कंडीशन हो, फिर जो ज्वाइंट्स होते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ज्वाइंट्स को हम रिप्लेस करते हैं किसके साथ? आर्टिफिशियल ज्वाइंट्स के साथ। जो ज्वाइंट बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहे, ज़्यादा ही स्वेल हो गए, उनको फिर क्या कर दिया जाएगा? रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके साथ? आर्टिफिशियल ज्वाइंट्स के साथ। तो जो चीज़ें बताई हैं सिर्फ वही लिख रही हूँ। व्हाट इज आर्थराइटिस? और इसके अलावा replacement with the artificial joints। ठीक है जी, ये हो गई 3 डिजीजेस। इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिएगा। म्यूट कीजिएगा सबकी तरफ। बेटा जो इंटीरियर में है ना, अभी स्टूडेंट्स आपकी तरफ थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा, ठीक है, ये आपकी तरफ से। हाँ, या अगर आप डिस्टेंट एरियाज में अभी रह रहे हैं या वहाँ से जो है वो ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ट्रबल हो रहा होगा, ठीक है। बट मैंने जितना कुछ लिखा है ना यहाँ पर, वो सब कुछ बोला भी है। और अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको स्क्रीन शेयर करवा देंगे। सारी चीज़ें आपके सिलेबस तक कन्फाइन करते हुए ही बात की है। डिजीज़ के बारे में 3 से 4 पॉइंट्स दिए हुए होते हैं और पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इट इज़। तो आपको पता होना चाहिए ट्रीटमेंट ये है, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। बुशरा 2515, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक।
ठीक है। तो इसीलिए अगर जिनकी तरफ जो है वो थोड़ा सा ट्रबल हो रहा है, स्क्रीन ब्लर हो रही है, तो आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा या आपको स्क्रीन शेयर करवा देंगे, ठीक है, आपको स्लाइड शेयर करवा देंगे। बाकी जो है एक डिजीज और रह गई है, शियाटिका, ठीक है। शियाटिका क्या होता है, इसको उर्दू में कहा जाता है अरकुन निसा का दर्द, ठीक है। शियाटिका अक्सर आपने सुना होगा, लोकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है अरकुन निसा। और इसमें होता क्या है, जो लोअर बॉडी की नर्व्स होती हैं, शियाटिक प्लेक्सस नर्व, शियाटिक प्लेक्सस नर्व वो प्रेस हो रही होती हैं, डैमेज हो रही होती हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर अपर आर्म के अंदर, अपर लिम्स के अंदर सिवियर पेन हो रहा है ड्यू टू स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, अपर आर्म्स के अंदर, सॉरी अपर लिम्स के अंदर अगर सिवियर पेन है, बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है और पेशेंट मूव भी नहीं कर सकता, तो माइट बी पॉसिबल देयर आर चांसेस ऑफ स्पॉन्डाइलोसिस। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल ये कंप्लेन करता है कि उसकी लोअर लेग में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, लोअर लेग में पेन भी हो रहा होता है, और समटाइम क्या होता है, जो वेन्स होती हैं वो भी स्वेलन हो जाती हैं। आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, अगेन आपकी बुक तक कन्फाइन करके बात करेंगे। वेन्स इतनी ज़्यादा स्वेलन हो जाती हैं कि बाकायदा प्रोमिनेंट दिख रही होती हैं, और इसमें भी पेशेंट मूव नहीं कर सकता, पेन होगा, हाइंड लिम्ब के अंदर पेन होगा, पेशेंट मूव नहीं कर सकता, बिल्कुल बेड रेस्ट के ऊपर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, माइट बी पॉसिबल जो उसके लोअर एब्डोमेन की वर्टिब्रा है, लोअर एब्डोमेन की वर्टिब्रा, इनके दरमियान जो स्पाइनल नर्व्स गुजर रही थी वो प्रेस हो गई हैं। अगर लोअर एब्डोमेन के अंदर कंप्रेस नर्व्स हैं तो शियाटिका है, और अगर अपर आर्म के अंदर या अपर बॉडी पार्ट के अंदर कंप्रेस नर्व है तो स्पॉन्डाइलोसिस। दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हैं, ये याद रखिएगा। अपर बॉडी पार्ट की बात हो रही है, अपर कंप्रेस्ड नर्व्स की बात हो रही है तो स्पॉन्डाइलोसिस है, और लोअर बॉडी कंप्रेस्ड नर्व्स की बात हो रही है तो शियाटिका है। और शियाटिका में खास तौर पे एक नर्व होती है दैट इज कॉल्ड शियाटिक प्लेक्सस नर्व, और शियाटिक प्लेक्सस नर्व जब भी कंप्रेस्ड होती है तो हमेशा उसका कोई इलाज नहीं होता। इसमें 10 साल का भी टाइम ड्यूरेशन लग जाता है, 15 साल भी लग जाता है, और बाज़ औक़ात पूरी ज़िंदगी, जब से कि कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है बंदा जो है वो पेन में ही सफ़र करता है। इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। फिजियोथेरेपी जो है वो उसके इफेक्ट्स को थोड़ा बहुत सप्रेस कर सकती है लेकिन उसको ठीक नहीं करती, ठीक है। और होता क्या है इसमें बंदे को बेड रेस्ट के ऊपर रहना पड़ता है, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद खुद ही से इसकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, और वो होती है स्लो रिकवरी। स्लो रिकवरी होगी किसके अंदर, शियाटिका के अंदर। सिर्फ आपको एक कहानी सुनाई है, लिख रही हूँ उस कहानी को जो भी आपको सुनाया है यहाँ पर कि व्हाट इज शियाटिका। सिवियर पेन ऑफ हाइंड लिम्स या फिर लोअर लिम्स। बेटा कॉज क्या होती है इसकी, कॉज होती है कंप्रेस्ड शियाटिक प्लेक्सस नर्व। कंप्रेस कह लीजिए या प्रेस कह लीजिए, इसमें मेन कंडीशन कौन सी है, शियाटिक प्लेक्सस नर्व। इसमें हमने स्पाइनल नर्व्स की तो बात करी है, लेकिन स्पाइनल नर्व्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, आप सारे नाम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। तो हर एक नर्व का एक नाम होता है, जिसमें शियाटिका के लिए जो नर्व रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है, शियाटिक प्लेक्सस नर्व, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद कॉज के साथ हम क्या पढ़ते हैं, इसका सिम्टम। हमेशा डिजीज पढ़ने का अच्छा तरीका क्या होता है, आप थोड़ी चीज पढ़ें, आपको अच्छे से याद रहे और हमेशा के लिए याद रहे, इसको फॉलोइंग हेड्स के अंदर पढ़ें। डिजीज क्या है, कौन सी एबनॉर्मलिटी है, उसकी कॉज क्या है, उसके सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। डिजीज पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये, कभी नहीं भूलेगा आपको, चाहे आप किसी भी लेवल के ऊपर पढ़ रहे हो, सिर्फ हेड्स उसके बढ़ते चले जाते हैं जब हम पढ़ते हैं एपिडेमियोलॉजी, ठीक है जी। सिम्टम क्या है, आपको मिलेगा यहाँ पर सिवियर पेन of hind limbs,
अच्छा, एक और कॉज भी हो सकती है, अगर आपके सिलेबस तक बात को कन्फाइन कर रहे हैं, यहाँ लिख रही हूँ मैं, 2 कॉजेज हो सकती हैं इसकी। डिस्क स्लिप, जो अभी आपने फर्स्ट एबनॉर्मलिटी पढ़ी ना, डिस्क स्लिप इन दी लोअर एब्डोमेन, ये दोनों कॉजेज हो सकती हैं। ठीक है जी। और इमूवेबल या इनएबिलिटी टू मूव। ठीक है जी। और ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, इसका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, इसके लिए फिजियोथेरेपी होती है। अगेन यहाँ पर भी हम कौन सी ड्रग्स को यूज करते हैं? पेन किलर को। पेन किलर के लिए हाई डोज देते हैं, और आपको डॉक्टर इरफान ने पढ़ाया होगा एनाल्जेसिक्स। जो पेन किलर होती है उनको हम क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक्स कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं। तो यहाँ पर भी बेटा हम क्या यूज करते हैं? एनाल्जेसिक्स को यूज करते हैं। वही बात है, चाहे आप एनाल्जेसिक्स कहिए या फिर आप उनको कहिए पेन किलर्स। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर रिकवरी जो होती है इसकी, वो होती है स्लो। रिकवरी इज स्लो एंड ऑन इट्स ओन, खुद से होती है, स्लो है, और अक्सर कैसी रहती है? इनकम्प्लीट रिकवरी होती है। ठीक है, रिकवरी इज इनकम्प्लीट। नॉर्मल जो यूजुअल कंडीशन थी उसके ऊपर पेशेंट कभी भी नहीं आता। इसके लिए हमेशा ख्याल रखना चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट लेवल पर हो, चाहे आप घर में कोई काम कर रहे हो, चाहे आप बाहर कोई काम कर रहे हो, चाहे छोटे हो या बड़े हो, कभी भी झुककर कोई वजन नहीं उठाना चाहिए। लड़के हो लड़कियां हो, झुककर वजन नहीं उठाना चाहिए। बॉयज अक्सर जिमिंग करते हैं, जिमिंग करते वक्त जब आप रॉड को उठाते हैं, ठीक है, फौरन अगर किसी टाइम के ऊपर आपको ऐसा लगे कि यहाँ मेरी इस स्पाइन के अंदर या वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कोई मूवमेंट फील हो रही है, ठीक है, या कोई दर्द फील हो रहा है या कोई वाइब्रेशन फील हो रही है, उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। अगर उस कंडीशन के ऊपर आपने ज़्यादा हैवी वेट को उठा लिया तो वो माइट भी पॉसिबल रीज़न हो सकता है किसका? शियाटिका का। ना सिर्फ शियाटिका का, बल्कि माइट भी पॉसिबल डिस्क स्लिप हो जाए या रप्चर हो जाए। तो जिमिंग करते वक्त खासतौर पर इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, या घर में भी कोई भी काम कर रहे हो, जितने आपका पावर है कि आप इतना वजन बेयर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बेयर नहीं करें। ठीक है, आपके स्पाइन के ऊपर, वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए। ये 4 डिफॉर्मिटीज़ थी जो हमने पढ़नी थी स्केलेटन की। फिर रह गया बोन्स की काउंटिंग। बोन्स की काउंटिंग क्या थी? अगर आपको याद हो, मैं यहाँ लिखकर बता देती हूँ। बोन्स आप पढ़ते तो सारी हैं, लेकिन उनकी काउंटिंग रिमेनिंग थी। ठीक है, काउंटिंग में याद रखिएगा, नंबर आपको याद होने चाहिए। हमने जो पढ़ा था एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन के अंदर बेटा हमने पढ़ा था स्कल की बोन 8 थी और फेशियल बोन्स की 14, तो टोटल हो गया ये 22। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में पहले हमने क्या पढ़ा था? 22 बोन्स पढ़ी हैं। उसके बाद बेटा आपको रिब केज पढ़ाया था, 12 पेयर्स का मतलब क्या है? 24 बोन्स, और साथ में क्या मौजूद है? स्टर्नम। तो टोटल कितनी हो गई? 25 हो गई। फिर वर्टिब्रल कॉलम में आपने कितनी पढ़ी थी? 33 पढ़ी थी, और वो 33 फ्यूज होकर कितना बना रही थी? 26 बना रही थी। तो 22, 25 एंड 26 टोटल ये हो जाएंगी 73। ऐसा ही है, ठीक है, 73 हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक आपको लिम्ब के अंदर मिलती है 30, अपर लिम्ब के अंदर 2 में आपको कितनी मिलेंगी? 60। इसी तरह से लोअर लिम्ब में टार्सल एक कम हुई, लेकिन टार्सल की जगह क्या आ गई थी? पटीला आ गई थी। ठीक है, तो ये भी टोटल आपको कितनी मिलेंगी? 60। अब ये टोटल कितना हो गया आपके पास? 193 हो गया। ठीक है जी। उसके बाद हमने पेक्टोरल गर्डल पढ़ा था। ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में एक गर्डल के अंदर 2 थे, एक गर्डल के अंदर 2 थे, और 2 हैं पेक्टोरल गर्डल, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है जी। फिर पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल के अंदर आपने एक इनोमिनेट पढ़ी थी। ठीक है, एक इनोमिनेट प्लस एक इनोमिनेट, टोटल कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। तो ये क्या हो गया आपके पास? 199 हो गया। टोटल कितनी बोन्स होनी चाहिए? 206 होनी चाहिए। फिर मैंने आपसे कहा था गर्ल्स के पास जो कॉलर बोन होती है दैट इज कॉल्ड क्लैविकल बोन, याद होगा, ब्यूटी बोन, क्लैविकल बोन। और मैंने कहा था बॉयज में कौन सी होती है? हायोइड।
लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बॉयज में होती है और गर्ल्स में नहीं होती। हायोइड मेल फीमेल दोनों में होगी, क्लेविकल मेल फीमेल दोनों में होगी। क्लेविकल फीमेल के अंदर ज्यादातर फीमेल के अंदर प्रोमिनेंट होती है कॉलर बोन, और बॉयज के अंदर हायोइड प्रोमिनेंट होती है। वो भी कौन से बॉयज के अंदर, जो टीन एजर ग्रुप में फॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो हायोइड बोन है वो कहाँ पर मौजूद है, सेंटर में मौजूद है। तो ये एक आ गई हायोइड, टोटल कितनी हो गई 200, दोनों में ही मौजूद होती है, प्रोमिनेंट कुछ मेल में ज्यादा होती है और कुछ में फीमेल में, ठीक है। तो यहाँ ये आ गई आपके पास, दिस वन इज दी हायोइड, ये लिख रही हूँ हायोइड बोन, और लिख लीजिएगा इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया। कहाँ होती है, इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया होती है कार्टिलेज है, लेकिन ये इतनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज होती है कि इसको हम बोन कंसीडर करते हैं। बात समझ में आ रही है, होती है कार्टिलेज है, हायालाइन कार्टिलेज। कार्टिलेज की भी फर्दर टाइप्स है, उनको इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी। हायालाइन कार्टिलेज की एक टाइप होती है, इतनी बड़ी होती है कि इसको हम बोन कंसीडर करते हैं। टोटल हो गई 200, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स कितने होते हैं, 3 in 1 ear, ठीक है। जो साउंड वेव्स होती हैं सबसे पहले जाकर स्ट्राइक करती हैं ऑडिटरी ऑसिकल से, उसके बाद जाकर स्ट्राइक करती हैं आपके एयर ड्रम से, ठीक है। तो एक एयर के अंदर कितनी है, एक एयर के अंदर आपको जो ऑडिटरी ऑसिकल मिलेगा, ऑडिटरी ऑसिकल्स ये होते हैं 3। अगर एक के अंदर 3 है तो बेटा दो के अंदर कितने होंगे, 6 होंगे। टोटल कितनी हो गई 206 हो गई, 206। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है 206 बोन्स की। किसने पूछा था क्वेश्चन, एसन ने लास्ट क्लास में, सेकंड लास्ट क्लास में क्वेश्चन करा था कि मिस टोटल नंबर ऑफ बोन्स न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर कितनी होती हैं। अराउंड 300 होती हैं, बट अगर हम एग्जैक्ट की बात करें तो 270 होती हैं, ठीक है। अराउंड 300 मैंने कहा था, 270 एग्जैक्ट नंबर ऑफ बोन्स हैं इन न्यू बॉर्न बेबीज। और उस दिन भी बताया था, फिर रिपीट कर रही हूँ कि क्या होता है, उनके अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन होती चली जाती है जैसे जैसे वो अडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी। तो वहां पर 270 बोन्स फाइनली रिड्यूस होकर कितनी रह जाती है, 206, ठीक है जी। अच्छा, ऑडिटरी ऑसिकल्स में नाम बताया था आपको कौन कौन से थे, इंकस मेलियस स्टेप्स, याद होगा आपको इंकस मेलियस स्टेप्स। अगर आपसे पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन इज द स्मॉलेस्ट बोन, आपकी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट आपकी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है स्टेप्स, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ऑडिटरी ऑसिकल्स के अंदर। अगर स्टेप्स ऑप्शन में नहीं होगा फिर आप किसको पिक करेंगे, ऑडिटरी ऑसिकल्स को, ठीक है। अगर स्टेप्स ऑप्शन में दिया हुआ है, सो दिस वन इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट बोन इन योर बॉडी। और लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कौन सी है, थाई बोन, फीमर बोन, ठीक है। और अगर स्टेप्स नहीं होगा फिर आप किसको फॉलो करेंगे, ऑडिटरी ऑसिकल्स। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 206 बोन्स। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 73 बोन्स आपकी एक्सियल स्केलेटन की है। एक्सियल स्केलेटन की टोटल नंबर ऑफ बोन्स पूछी जाएंगी 73। अपेंडिकुलर स्केलेटन की पूछी जाएंगी बेटा कितनी है, यूजुअली है ये 120 प्लस 6, 126, ठीक है। 126 आपको मिलेंगी अपेंडिकुलर स्केलेटन में, दोनों अपेंडेजेस की 120 और गर्डल की 6, ठीक है। 126 अपेंडिकुलर स्केलेटन।